जी बेटा, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 27 फरवरी 2023 को आप लोग कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स, बच्चे, प्यारे बच्चे विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। और विज्ञान का पेपर महत्वपूर्ण बनाने के लिए 100% मार्क्स लाने के लिए, 70 में 70% मार्क्स लाने के लिए और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से 20 में 20 क्वेश्चनों को पूरा करने के लिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों को। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया बिना स्किप किए हुए, अगर आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो एंड तक इतने बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके इस सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं, महा सीरीज़ 50 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज़ लेकर के आए हैं। बेस्ट क्वेश्चनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप देखते हैं, एट लास्ट तक अगर आप देखते हैं, तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कुछ भी नहीं होने वाला। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो पर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा का पूरा सेशन अगर आप देखेंगे, एंड तक अगर आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि एंड तक 1 बाय 1 स्पेशल क्वेश्चन को जोड़ा गया है। तो अगर आप ठहरते हैं, रुकते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बने? वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बने, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा, कौन सी लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। लेंस की बात कर रहा है। अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? लेंस के द्वारा किसी वस्तु का, अवतल लेंस के द्वारा सीधा होता है, आभासी होता है, छोटा होता है। कैसा होता है? आभासी, उल्टा व छोटा। आभासी के साथ उल्टा होता नहीं है, आभासी के साथ सीधा लेकिन बड़ा नहीं होगा। आभासी, सीधा व छोटा। यही वाले क्वेश्चन पे चले आएंगे। तीसरे वाले पे आभासी के साथ उल्टा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वेग माध्यम में किस में सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किस में होगा? प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वायु में, कांच में, जल में, निर्वात में। वायु, कांच, जल, निर्वात। जल्दी से बताइए वेग किस में अधिक होगा? प्रकाश का वेग किस में अधिक होगा? सबसे पहले बताइए आप लोग जल्दी से। देखो, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है, उसमें वेग अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। जिसका अपवर्तनांक कम है तो वायु, निर्वात, तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा कम होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। निर्वात या वायु भी कह सकते हैं हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना बेटा। अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो इसका आंसर आ गया सीधा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मज़ेदार सीरीज होने वाली है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां, किसी गोलीय दर्पण को मतलब उत्तल अवतल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तथा किसी पतले गोलीय लेंस भी दोनों प्रकार से कुछ भी हो सकता है कि फोकस दूरियां प्रत्येक -15 है। -15 है मतलब यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। दर्पण तथा लेंस संभावित हैं। दोनों ही अवतल होंगे, निश्चित तौर पे दोनों ही अवतल होंगे, तभी तो फोकस दूरियां दोनों की ऋणात्मक हैं। अगर दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होती हैं, दोनों उत्तल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिजिक्स का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के समक्ष कहाँ रखा जाना चाहिए? यानी एक बिंब का मतलब होता है वस्तु को वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब रखना है। समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम सीधा जानते हैं, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर हम रख देंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी हो गई, ये यू का मान हो गया, वो भी माइनस का कहलाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन का मतलब m बराबर 0.5 हो गया। यह लेंस कैसा होगा? यह लेंस कैसा होगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे। यह लेंस कैसा होगा? कितनी फोकस दूरी वाला होगा? तो ये लेंस कितना हो जाएगा? 0.2 फोकस दूरी का ये अवतल लेंस कहलाएगा। कौन सा लेंस कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी गई, और उत्तल दर्पण की बात कर रहा है कि बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? तो पहली चीज़ तो है कि दर्पण के पीछे होगा। चलिए, पहले में भी दर्पण के पीछे है, दूसरे में भी दर्पण के पीछे है, तीसरा और चौथा ऑप्शन कट कर दीजिए। उत्तल दर्पण है तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? पहली चीज़ तो ये है कि आभासी बनेगा। आभासी के साथ उल्टा कभी होता नहीं है, इसका मतलब है कि हम पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9 नंबर। किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है? ऐसा कौन सा दर्पण है कि आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे? सीधा प्रतिबिंब तभी दिखाई दे सकता है जब या तो समतल हो या फिर उत्तल हो। या तो समतल हो या उत्तल हो, तब आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए? उत्तल लेंस है, वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है, बड़ा बनाना है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनाना है तो आपके पास में फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी की अगर हम बीच में रख देंगे तो वास्तविक और बड़ा उल्टा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक बेटा अधिकतम किस रंग के लिए होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। विचलन भी बैगनी रंग के लिए होता है, तरंगदैर्घ्य लाल रंग के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है? अवतल है, आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? निश्चित है कि वस्तु की स्थिति ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। कहाँ पर होगी? ध्रुव व फोकस के बीच में होगी, तभी आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा की स्थिति में आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। अभी हमने एक न्यूमेरिकल बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 14वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये f का मान हो गया। उत्तल दर्पण की इसलिए पॉजिटिव रहेगा, सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है, तो 12 दूनी 24, सीधा सीधा आंसर आपके पास में ये रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड है। अपवर्तना कितना है? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप जानते हैं v बराबर क्या होता है? c/n होता है। c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। n का मान कितना है? 3/2 है। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बात खत्म। तो 16वां क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास में था। 16वां क्वेश्चन कहता है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, दो माध्यम हैं कि सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? जब लंबवत आपतित होगी बेटा, तो लंबवत आपतित होने में प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। बिना विचलित हुए निकल जाएगी तो कोई भी अपवर्तन कोण नहीं बनेगा, अर्थात 0 रहेगा। आपका कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है, उसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, या रेटिना से आगे बनेगा, या रेटिना के पीछे बनेगा, या नेत्र लेंस पर बनेगा।
तो बेटा मेरे दूरदृष्टि दोष जब होता है ना, तो दूरदृष्टि दोष के कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो होता क्या है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। प्रतिबिंब क्या होने लगता है? रेटिना के पीछे बनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है? तो ये सभी लोगों को आंखें मीच के पता होगा कि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को ही स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता होगा, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट, अभी अभी वही क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो सिंपली है कि दूर बिंदु यानी हम बहुत दूर से दूर वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त किए जाने वाले लेंस का प्रयोग क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो निवारण हम करते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर दृष्टि पूछता तो दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें दिया था हाँ, निकट दृष्टि दोष ही दिया था। निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है? मायोपिया होता है। दूर दृष्टि दोष का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, और जरा दूरदृष्टिता का प्रेस बायोपिया होता है। क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में स्थित यात्रियों को जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। राइट, काले रंग का दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है अर्थात फिलामेंट, वो किस चीज़ का बना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का मिलकर के बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होगा वो ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? तो बेटा इसका जब आप लोग रिजल्ट निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो 1:4 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है? 1:4 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन ये कहता है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। सेल से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है बेटा? E/R होता है। I बराबर क्या होता है? E/R होता है। E का मान दिया है 1.5 और इसका मान दिया है 3, तो 3 × 5 = 15, 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। कहाँ है आपके पास में ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 में हम चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो प्रत्येक का भाग R/5 हो जाएगा। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है। तो R/R' का मान क्या होगा? तो जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे R/5 को, समांतर क्रम में जब हम R/5 को जोड़ेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? जितना भी आ जाएगा फिर उसका प्रतिरोध क्या है आपके पास में? R' है। तो R/R' का अनुपात क्या होगा? R/R' का अनुपात क्या होगा ये वो पूछ रहा है। तो इसका अनुपात कितना आएगा? 5/1 आ जाएगा इसका अनुपात, यानी तीसरे आंसर पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है? सभी लोग जानते हैं एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, वैसे अगर हम आपको बता दें, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर या विभव का मात्रक होता है। वाट जो होता है वो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 220 वोल्ट 100 वाट, ये आपका विभवांतर दिया है और ये आपका पी पावर दिया है। 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाता है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाता है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? P बराबर होता है V²/R। ठीक है, V का मान आपके पास में 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा बटे R। R का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। R का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। R बराबर होता है V²/P। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से R का मान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ से आपका R का मान आ जाएगा। ठीक है,
तो जो आर का मान आपका आएगा उससे आप लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट जो आप निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आपका बेटा 100 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है और उस सर्किट में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो ये दोनों बेटा 1 ओम और ये 1 ओम जो है ये आपका समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में 1/1 यानी 2/1 अर्थात 1/2 0.5 निकल करके आ जाएगा इसका रिजल्ट। 0.5 और 0.5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक आपका आंसर कहाँ है, थर्ड पे है आपका आंसर, तो 1 पे आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है वो आपका क्वेश्चन कहता है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ जो होता है ओम के नियम के अनुसार सरल रेखीय होता है। ये सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, सरल रेखीय होता है ओम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी चालक तार में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों या आयनों के द्वारा। तो बेटा चालक तार में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। विद्युत शक्ति P बराबर, अभी हमने आपको बताया P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर VI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 12वें क्वेश्चन में दिया है आपके घर में टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो शक्ति इसकी क्या होगी। शक्ति आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक लघु परिपथ में धारा का मान कितना होता है। एक लघु परिपथ जो होता है उसमें धारा का मान कितना होता है। तो जो देखो लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है, स्मॉल सर्किट होता है, उसमें धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है धारा का मान बेटा, धारा का मान इसमें अधिकतम होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है। तो प्रेरित विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रेरित विद्युत धारा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग में लाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी चौथे क्वेश्चन ऑप्शन में हम लोग चले जाएंगे। और अगर वास्तविक धारा के लिए पूछता तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र या फिर दोनों ही क्षेत्र। तो दोनों ही क्षेत्र बेटा गतिमान आवेश जो होता है वो दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करता है। कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों ही क्षेत्र। अब बेटा हमारे पास में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच एक मिनट, ठीक है। स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारा वाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। किसका नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के सामने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा, जल्दी से बताओ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन है बब्बर शेरों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। कौन से उद्यान में बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थली स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये बेटा कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया था, ये सभी लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। इतिहास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विश्व वन्य जीवन कोष WWLF की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना, जल्दी से बताइए आप लोग। ये स्थापना हुई थी बेटा 1962 में। कब, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है।
तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बेटा कितनी है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 90 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 90 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को सभी लोग जानते हैं कि बेटा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रायोप्रिजर्वेशन से पौधों के जड़ में प्लाज्मा को संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सा तापक्रम सबसे अधिक उपयुक्त होता है? यह माना जाता है तो -196 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्न में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संपदा कौन सी है? अनवीकरणीय प्राकृतिक संपदा कौन सी है? तो बेटा पेट्रोलियम ऊर्जा होती है जो अनवीकरणीय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 10वां और लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? बेटा बादल वाले दिनों में, जब बादल रहते हैं तब हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन समाप्त। इन क्वेश्चनों से ज़्यादा कहीं कुछ नहीं आने वाला है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वीडियो पे पहली बार हो तो बेटा जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।